हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने पिछले 4 से 5 महीने के अंदर अपने चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। उसका ये रीज़न है कि पहले तो हम सितंबर और अक्टूबर नवंबर के टाइम में हम लोग इंडिया आ गए थे और इंडिया आने के बावजूद भी हम लोग इंडिया के अंदर काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि हम बहुत से काम जब हम कनाडा आए थे उस टाइम पे कोविड चल रहा था, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो बहुत सारे काम हम लोग पेंडिंग छोड़कर आ गए थे। तो वो सारे काम हम लोगों को कंप्लीट करने थे, इसलिए हम लोग इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। और जब हम वापस कनाडा आए तो कनाडा आके हम लोगों को दोबारा से थोड़ा बहुत सेटल होना था, अपनी जॉब संभालनी थी, तो इस कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। पर अब हम लोग वापस आ गए हैं। अब हम लोग टाइमली कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, वीडियो अपलोड करने का और आप लोगों को कनाडा दिखाने का, घुमाने का और साथ ही साथ कनाडा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने का। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कैनेडियन इकोनॉमी। कनाडा के अंदर आप लोगों को कैसे कैसे खर्चे झेलने पड़ते हैं जब आप लोग कनाडा में आते हैं, और ये जो खर्चे हैं ये फिक्स्ड खर्चे होते हैं, इसको कोई भी बंदा टाल नहीं सकता। जैसे कि आपका हो गया रेंट, आपकी होगी ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज। सो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कनाडा के अंदर जो भी मेजर बिग सिटीज हैं, जैसे कि टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, यहाँ पे आप लोगों को कितना रेंट देना पड़ सकता है अगर आप लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को ग्रोसरीज प्राइसेस कितने पड़ेंगे, यूटिलिटीज कितने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोग मोटा मोटा यहाँ पे आने से पहले, यहाँ इन सिटीज में मूव होने से पहले आप लोग जान पाए कि आप लोगों के ऊपर, जैसे ही आप लोग यहाँ मूव होते हैं तो आप लोगों के ऊपर कितना खर्चा या कितना बर्डन पैसों का आने वाला है, और आप उस हिसाब से अपना बजट तैयार कर पाए, आप लोगों के हिसाब से अपना प्लान कर पाए कि आप लोगों को किस सिटी में जाना है और किस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे खर्चे पड़ेंगे और किस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे रहना है। और मुझे पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ईजिली किसी भी सर्च इंजन पे जाके आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगी, ईजिली पता चल जाएंगे कि आप लोगों को कितना खर्चा पड़ने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, जो भी आप लोग सर्च इंजन यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक क्रक्स होता है, एक नटशेल होता है कि आप लोगों को मोटा मोटा कितना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रियलिटी भी बताऊंगा कि रियलिटी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कितना खर्चा पड़ने वाला है और वो कितना सर्च इंजन से मैच करता है, कितना नहीं करता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग सिटी लेते हैं टोरंटो। तो टोरंटो के अंदर आप लोगों को 1 बेडरूम अपार्टमेंट का, अगर आप लोग डाउनटाउन के अंदर ये अपार्टमेंट लेते हैं तो आप लोगों को जो मोटा मोटा रेंट आएगा वो आएगा कम से कम 2500 कैनेडियन डॉलर से लेके 3000 कैनेडियन डॉलर्स तक। और अगर यही अपार्टमेंट, यही घर अगर आप लोग कहीं आउटस्कर्ट्स में टोरंटो के लेते हैं रेंट के ऊपर, तो आप लोगों को यही खर्चा पड़ेगा 1800 कैनेडियन डॉलर से लेके 22 से 2300 कैनेडियन डॉलर तक। साथ ही साथ अगर मैं यूटिलिटीज की बात करूं तो कनाडा के अंदर यूटिलिटीज डिपेंड करती है टोटली आप लोगों के रेंटल एग्रीमेंट पे, लीज एग्रीमेंट के ऊपर। अगर आप लोगों का जो लैंडलॉर्ड है वो आप लोगों को अगर यूटिलिटीज इंक्लूडेड अपार्टमेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है। अगर आप लोगों को वो चार्ज करना चाहता है यूटिलिटीज के तो वो भी कर सकता है। और अगर आप लोगों को वो सेपरेटली भी करना चाहे, जैसे कि सपोज करें कि रेंट के अंदर आप लोगों को उसने दे दिया कि आप लोग $2300 रेंट आप लोग दें और उसके अंदर वो आप लोगों का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड कर देगा, बस आप लोगों को हीट का देना है, तो वो वैसे भी कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटा लेके चले तो आप लोगों को जो यूटिलिटीज जो है, अगर आप लोगों का लैंडलॉर्ड पे नहीं करता है फुली, तो आप लोगों को जो 30% चार्ज होता है, जो कि मोटा मोटा आप लोगों का $100 to $200 आप लोगों के ऊपर अबव रेंट आप लोगों के ऊपर आएगा। तो ये हो गया यूटिलिटीज की बात। अब बात करते हैं ग्रोसरीज की। तो टोरंटो के अंदर जो कि ग्रोसरीज जो आप लोगों को मंथली पड़ेगी वो होगी कम से कम 350 से लेके 450 कैनेडियन डॉलर्स तक मंथली, अगर आप लोग एक हैं या फिर अगर आप लोग 2 बंदे हैं। तो अगर आप लोगों के पास बच्चा भी है तो ये ग्रोसरीज का अमाउंट इंक्रीज भी हो सकता है। ग्रोसरीज टोटली डिपेंड करती है आपके
खाने के ऊपर, आपके पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर। तो ग्रोसरीज मोटा मोटा इतना ही आता है। अगर आप लोगों का ग्रोसरीज ज़्यादा आ रहा है तो वो आपके पर्सनल चॉइसेस हैं कि आप लोग क्या लाते हैं, क्या खाते हैं। आप लोग इस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं कि आप लोगों को टोरंटो जाना है या नहीं जाना है। टोरंटो के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि टोरंटो एक सबसे बड़ा मेजर हब है, स्पेशली आईटी और टेक फील्ड के लिए। तो अगर आप लोग आईटी या टेक फील्ड के अंदर हैं तो आप लोग बेझिझक टोरंटो जा सकते हैं, आपको इजीली जॉब मिल भी जाएगी। और अगर आप लोगों को अपने सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है तो आप लोग इजीली छोटी मोटी जॉब करके अपना खर्चा चला सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड साथ ही साथ अपनी नई टेक की जॉब ढूंढ सकते हैं जिससे कि आप लोग वहां पे टोरंटो को अफोर्ड कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं कनाडा की दूसरी सिटी की, जो कि है वैंकूवर। वैंकूवर कनाडा की सबसे टॉप नॉच सिटी है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, टोरंटो से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और सेम थिंग, टोरंटो के अंदर भी आईटी फर्म्स अवेलेबल हैं और वैंकूवर के अंदर भी आईटी फर्म्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों को टोरंटो नहीं जाना है तो आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन है वैंकूवर, अगर आप लोग आईटी और टेक फील्ड से हैं मेनली। तो वैंकूवर के अंदर आप लोगों को जो अपार्टमेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा वो आती है 2400 से लेके $3100 तक। डिपेंड्स करता है कि आप लोग डाउनटाउन ले रहे हैं या आउटस्कर्ट्स में ले रहे हैं वैंकूवर के। तो अगर आप लोग डाउनटाउन में ले रहे हैं तो ये आपका रेंट आएगा $2800 से लेकर $3100 तक। और अगर आप लोग ले रहे हैं आउटस्कर्ट्स में वैंकूवर के तो आप लोगों को वहां पे रेंट पड़ेगा $2000 से लेके $2500 के बीच में। और सेम थिंग, यूटिलिटीज के भी सेम ही फंडा है जैसे टोरंटो का था। अगर आप लोगों का रेंट में इंक्लूडेड है तो वेल इनफ, अगर नहीं है तो आप लोगों को परसेंटेज के अकॉर्डिंग या फिर आप लोगों को एक लमसम अमाउंट अपने लैंडलॉर्ड को देना पड़ सकता है, जो कि सेम आता है टोरंटो की तरह $100 से लेके $200 तक। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोसरीज की। ग्रोसरीज भी टोरंटो की तरह ही है, $350 से लेके $450 तक, और थोड़ी सी ज्यादा भी ये हो सकती है। सो मोटा मोटा अगर आप लोग वैंकूवर जा रहे हैं तो आप लोगों को लमसम, आप लोगों को टोटल मिला के जो खर्चा पड़ सकता है वो है $2800 से लेके $3900 तक। सो जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कि अगर आप लोग टेक फील्ड या आईटी फील्ड में हैं तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, तो आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल की। मॉन्ट्रियल कनाडा की बाइलिंगुअल सिटी है, लेकिन इस सिटी के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर मेनली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है फ्रेंच। तो मॉन्ट्रियल के अंदर 90% फ्रेंच स्पीकिंग आप लोगों को बंदे मिलेंगे। तो अगर आप लोग मॉन्ट्रियल जाना चाहते हैं, मॉन्ट्रियल में काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप लोगों को फ्रेंच आती हो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग वो प्रोविंस है नहीं, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ कोई भी ज़्यादातर इंग्लिश में बात नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेंट की। रेंट जो आप लोगों का यहाँ पे आता है, अगर आप लोग मॉन्ट्रियल के आउटस्कर्ट्स के अंदर रहते हैं तो रेंट आपको मोटा मोटा पड़ेगा $1300 से लेके $1500 तक। लेकिन यही अगर आप लोग डाउनटाउन में जाके रहना चाहते हैं तो यही रेंट थोड़ा सा बढ़ के हो जाता है $1700 से लेके $2100 तक। और ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि आप लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हैं या फिर आप लोग 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हैं। और ग्रोसरी आप लोगों का लगभग वही रहने वाला है पूरे कनाडा के अंदर, आप लोग कहीं भी जाके रहिए। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, आप लोगों को जो खर्चा है ग्रोसरी का थोड़ा कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल प्लस योर पर्सनल ईटिंग हैबिट्स एज वेल। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग यूटिलिटीज़ की बात करें तो मॉन्ट्रियल में एज कम्पेयर टू टोरंटो और वैंकूवर, मॉन्ट्रियल में यूटिलिटीज थोड़ी सी कम पड़ती है, जो कि आ जाती है करीब करीब $80 से लेके $170 के बीच में। ये चीज़ भी आप लोगों के लैंडलॉर्ड, आपके लीज एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं कनाडा की 4th सिटी की, जो कि है कैलगरी, और कैलगरी आता है एल्बर्टा के अंदर। और आजकल कैलगरी लोगों की रेड हॉट पसंद बन चुका है। पहली चीज तो एल्बर्टा के अंदर 5% टैक्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू वैंकूवर और टोरंटो, जहाँ पे 13% टैक्सेस होते हैं। तो अगर आप लोग कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे, कपड़े, या आप लोग गैस लेने जाएंगे, गैस यहाँ पे गैस बोलते हैं पेट्रोल को, तो अगर आप लोग पेट्रोल लेने जाएंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 5% एल्बर्टा के अंदर।
लेकिन यही टैक्स अगर आप लोग टोरंटो या वैंकूवर में रहते हैं तो आप लोगों को यही टैक्स 13% में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग एल्बर्टा में मूव होते हैं और स्पेशली कैलगरी के अंदर। और बहुत से लोग जो कि टोरंटो और वैंकूवर रहते थे पिछले 10-10 साल से, वो लोग भी अब कैलगरी मूव हो रहे हैं। जो आईटी फर्म्स और जो बिग मेजर कंपनीज हैं जो आप लोगों को अच्छा पैकेज और अच्छी जॉब देती हैं, वो कैलगरी में भी अवेलेबल है। सो अगर आप लोग टोरंटो मूव हो रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप लोग कैलगरी मूव हो जाए। आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और साथ ही साथ वो सारी कंपनियां आपको कैलगरी में भी मिल जाएगी और साथ में अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं हम लोग रेंट की। तो कैलगरी के अंदर जो कि रेंट आता है, मेनली अगर आप लोग डाउनटाउन में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ सकता है। तो उस रेंट की जो ब्रैकेट है वो है $1800 से लेके $2300 तक। लेकिन वही रेंट अगर आप लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं आप लोगों को मिलेगा ना करते हुए $1500 से लेके आप लोगों को $1900 तक। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये रेंट मॉन्ट्रियल से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कैलगरी इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप लोगों को फ्रेंच नहीं सीखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ मोटी मोटी आप लोगों को कैलगरी के अंदर सेम पड़ सकती है जो कि टोरंटो में है या वैंकूवर में, जो कि है $150 से लेके $220 के बीच में। और वहीं बात करें हम लोग ग्रोसरीज की, तो ग्रोसरीज आप लोगों को वही आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खाते हैं, कितना आप लोग किस हिसाब से खाते हैं और क्या खाते हैं। लेकिन इसी के बीच के अंदर अगर जैसे कि मैंने आपको टैक्सेस की बात करी थी, अगर आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं या फिर अगर आप लोग पेट्रोल खरीदते हैं या कुछ भी ऐसा आप लोग खरीदते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं, तो उस केस के अंदर कैलगरी में जो टैक्सेस आएंगे वो आएंगे 5% और वही टोरंटो और वैंकूवर में टैक्सेस आएंगे 13%। 8% टैक्सेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जब आप लोग बाहर जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खरीदना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कैलगरी के नेबर सिटी की, जो कि है एडमिंटन। कैलगरी और एडमिंटन के अंदर 3 से 3.5 घंटे का डिफरेंस है बस। लेकिन एडमिंटन कैलगरी से भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन यहाँ पे जो एडमिंटन के अंदर जो आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट है, जो बिग मेजर कंपनीज है, एमएनसीज है, आईटी फर्म्स है, वो बहुत ही कम है। अगर टोरंटो में 10 है तो कैलगरी में 7 है, लेकिन एडमिंटन के अंदर वही कंपनीज रह जाती हैं मुश्किल से 2 या 3। लेकिन जो एडमिंटन का जो अफोर्डेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा सूट करता है मिडिल क्लास को। तो क्योंकि एडमिंटन एल्बर्टा में ही आता है तो आप लोगों को 5% टैक्स ही पड़ेगा जैसे कि आप लोगों को कैलगरी में था। लेकिन यहीं पे आप लोगों का जो रेंट है वो कैलगरी के मुताबिक लगभग 30 से 40% लेस है। सो जो एडमिंटन का जो रेंट है वो आप लोगों को मोटा मोटा अगर आप लोग डाउनटाउन में रहते हैं तो वो पड़ेगा आप लोगों को $1400 से लेके $1800 के बीच में। लेकिन यही अगर आप लोग थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं तो यही रेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है 1200 से लेके $1400 के बीच में। और यूटिलिटीज़ आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। यूटिलिटीज़ आप लोगों को पड़ेगी ना करते हुए $80 से लेके आप लोगों को $150 तक, जो कि कैलगरी में था 150 से लेके $220 के बीच में। ग्रोसरीज की बात अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि ग्रोसरीज पर्सनल हैबिट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं विनीपेग की। विनीपेग के अंदर जो रेंट आपको पड़ता है वो पड़ता है $1100 से लेके $1500 के बीच में। और इसके अंदर आप लोग अगर आप डाउनटाउन रहें, आउटस्कर्ट्स रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीपेग में ज़्यादातर $100-200 का ऊपर नीचे हेरफेर होगा, तो आप लोग विनीपेग भी जा सकते हैं। लेकिन विनीपेग के अंदर सबसे खराब बात यह है कि वहाँ पे एमएनसीज वगैरह बहुत ही कम है। और यही बात करें अगर हम लोग यूटिलिटीज़ की, यूटिलिटीज़ एडमिंटन से ज़्यादा है जो कि $120 से लेके $170 के बीच के अंदर। ये तो हुई नॉर्मल आप लोगों के सर्च इंजन वाली बात। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फैक्ट है क्या। फैक्ट इन्हीं अमाउंट के आसपास ही घूमता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना नेगोशिएट कर सकते हैं या फिर आप लोग अपना यूटिलिटीज इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। सो सर्च करने का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने अपने केस के अंदर कैसे सर्च किया था कि कहाँ पे मुझे सबसे कम रेंट पड़ेगा, सबसे कम खर्चे पड़ेंगे। तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया था, जब मैं यहाँ कनाडा आ रहा था तो मैंने एयरबीएनबी की वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च किया कि सबसे ज़्यादा सस्ता एयरबीएनबी किस एरिया में है। मैंने वहाँ उस एरिया के अंदर एयरबीएनबी लिया।
एयरबीएनबी लेने के बाद जब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था, तो वॉक करते करते यहाँ पे लोगों ने बैनर्स लगा रखे होते हैं कि दिस प्लेस इज अवेलेबल ऑन रेंट एंड दैट प्लेस इज अवेलेबल ऑन रेंट, अपने फ़ोन नंबर के साथ। तो आप लोग उस फ़ोन नंबर पे कॉल करिए, उनसे पूछिए कि आप लोग कितना रेंट चार्ज कर रहे हैं, किस चीज़ का आप लोग रेंट ले रहे हैं, कि फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है या बेसमेंट है आप लोगों के पास खाली स्पेस। आप लोग जाइए, देखिए कि, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उन लैंडलॉर्ड से आप लोग बात करिए कि मैं नया आया हूँ यहाँ पे, मैं न्यू कमर हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, और अगर है भी तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैं एक सर्वाइविंग जॉब कर रहा हूँ। तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं बेस्ट अपने पॉसिबल। तो जब मैं यहाँ आया था तो मेरे लैंडलॉर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड है मेरे। तो जब मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने मेरे से उसी दिन उन्होंने बोला कि आप लोगों को $1200 पड़ेगा। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो $1200 है उसके अंदर आप लोगों को यूटिलिटीज एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आई। तो आज की डेट में मैं जो $1200 मैंने उस टाइम पे दिया था, आज की डेट में भी मैं वही $1200 उन लोगों को देता हूँ। जबकि मेरा लीज एग्रीमेंट 1 साल का था। तो मेरे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे हैं कि उन लोगों ने मेरा रेंट बढ़ाया ही नहीं पिछले 2 साल से। तो और साथ ही साथ यूटिलिटीज भी उन लोगों ने मुझे इसी रेंटल प्राइस के अंदर दे रखी है। तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करता हूँ, ना मैं पानी देता हूँ, ना मैं हीट देता हूँ, ना मैं इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ। सिर्फ मैं $1200 रेंट पे करता हूँ। लेकिन उस केस के अंदर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करें। अगर वो लोग यूटिलिटीज आप लोगों को इंक्लूडेड दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बेहिसाब आप लोग यूज़ करते रहे, पानी चल रहा है तो चलता रहे। आप लोगों को जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है या आप लोग जिस कमरे में नहीं बैठे हैं तो आप लोग उस कमरे की भी लाइट जला के रखें, या फिर आप अननेसेसरी हीटिंग यूज़ करें। तो इस केस के अंदर मैं अपने केस के अंदर मैं ये खास ध्यान रखता हूँ कि मेरा हीटर जो हीटिंग है वो टाइमली बंद करता रहूँ, मैं ज़्यादा यूज़ ना करूँ। जिस कमरे में मैं नहीं बैठा हूँ या जहाँ पे मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है वो मैं लाइट यूज़ ना करूँ। अगर सर्दियों के अंदर आप लोग ब्लॉक हीटर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो वो आप लोग टाइमली देख के यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी। वही कई जगह पे मैंने देखा है, सुना है, लैंडलॉर्ड्स परेशान है कि बंदे जो हैं गाड़ी का ब्लॉक हीटर लगाते हैं, ऑन करते हैं और वो 2-2 3-3 दिन तक वो ब्लॉक हीटर चलता ही रहता है। चाहे वो यूज़ करे चाहे गाड़ी को या वो ना करे, वो ब्लॉक हीटर का स्विच 24/7 ऑन रहता है। तो उस केस के अंदर लैंडलॉर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है। ज़्यादा आएगा तो वो आप लोगों से इलेक्ट्रिसिटी मांगेगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस के अंदर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग लैंडलॉर्ड का साथ दें। ऐसे आप लोग करके अपना रेंटल एकोमोडेशन नीचे ला सकते हैं, अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं लैंडलॉर्ड के साथ। अच्छे रिलेशन रहेंगे तो वो आप लोगों को ना तो वो इवैक्यूएट करने के लिए बोलेगा कि आप लोग परेशान कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कि अगर वो अच्छा हो तो वो आप लोगों का रेंट ना भी बढ़ाए। जबकि आप लोगों के जो यहाँ जब भी आप कभी रेंट पे आप जाते हैं तो लैंडलॉर्ड के पास पावर होती है या फिर लीज में वो लिखा होता है कि हर साल रेंट 5 से 6% या 3 से 5% इंक्रीज करेगा। बात हुई रेंट बचाने की, यूटिलिटीज बचाने की। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोसरीज की। जो भी आप लोग लेकर आ रहे हैं वो आप किस क्वांटिटी में ला रहे हैं। अगर जैसे कि इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर आलू पोटैटो नॉर्मली यूज होता है तो आप लोग छोटे बैग ना ला के यहाँ पे 10 LB का बैग आता है वो लेकर आए तो उसके अंदर आप लोगों को कॉस्टिंग कम आएगी, क्योंकि आलू ज़्यादातर खराब नहीं होता है। तो आप लोगों का 2 से 3 हफ्ते वो आलू का बैग चल जाएगा। छोटे पैकिंग लाएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। प्लस आप लोग प्राइस मैच करा सकते हैं। जिस भी आप लोग ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी खरीद रहे हैं आप उनसे पूछिए कि आप लोग प्राइस मैच करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ। तो वो अगर वो कहते हैं हाँ हम करते हैं तो उस ग्रोसरी स्टोर पे जाने से पहले, ग्रोसरी खरीदने से पहले आप लोग कॉम्पिटिटर के प्राइसेस चेक कर लीजिए। अगर वो कम है तो आप लोग अंदर जाके वही चीज़ खरीद के आप लोग प्राइस मैच करा सकते हैं। ऐसे आप लोग करके आप लोग अपने ग्रोसरीज के पैसे भी बचा सकते हैं। तो वही चीज़ जो आप लोगों को मंथली, सपोज करिए आप लोगों को पड़ रही है $1800 to $2000 के बीच में, रेंट, यूटिलिटीज और ग्रोसरीज मिला के, यही सब चीज़ें करके आप लोग 1800 से आप लोग कम कर सकते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल 1600 या 1500, ज़्यादा फर्क नहीं आता है, $100-200 का ही फर्क आता है। लेकिन $100-200 बहुत होते हैं महीने के अंदर बचाने के लिए। अगर आप लोग यही $100 अगर हर महीने बचाते हैं तो साल के आखिर के अंदर आप लोगों के $1200 बच जाएंगे, जो कि आप लोगों का 1 महीने का रेंट होगा।
तो इस हिसाब से अगर आप लोग सोचेंगे तो आप लोग पैसे बचा सकते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगले हफ्ते मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा और उस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ लाएंगे, कुछ आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ लेकर आएंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता हो कनाडा से रिलेटेड, कि आप लोग मूव होना चाहते हैं, आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, या आप लोग यहाँ आ चुके हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आप लोग इस वीडियो के या किसी भी मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। या फिर हमारा फेसबुक पेज भी है वीज़ा डायरीज के नाम से, आप लोग वहाँ पे जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग जाके हम लोगों को मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने का कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूं या फिर मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि आप लोगों को मैंने बताया और वो शॉर्ट वैसा ही होगा। लेकिन मैं अपनी रिसर्च करके आप लोगों को बता सकता हूं कि आप लोग कैसे करें, क्या ना करें, जिससे कि आप लोग पैसे सेव कर पाएँ, कनाडा में सेटल हो पाएँ और कनाडा आ सकें। लेकिन एक रिक्वेस्ट लास्ट और है कि सिर्फ जेन्युइन सवाल पूछिएगा, क्योंकि फालतू के सवाल जब लोग पूछते हैं ना, या फिर आप लोग रेसिस्ट कमेंट करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है दूसरों के पढ़ने में भी और हम लोगों के पढ़ने में भी। तो उस केस के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एक कॉज के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए, कि आप लोग सेटल हो, आप लोगों को कनाडा के बारे में पता चले, तो वो कॉज फुलफिल हो, वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू कि आप अननेसेसरी किसी को गालियां दे रहे हैं या रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं। वो चीज़ मत करिएगा। चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।